जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, मेरी सबरी लिए करंट अफेयर्स के पेपर से रिलेटेड जो बेसिक लेक्चर्स हैं, ये उनका आज नेक्स्ट लेक्चर है। उससे रिलेटेड फाउंडेशन बेसिस पे क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्राइसिस का वर्ड जो लिखा हुआ है, शायद आपको इसकी स्पेलिंग रॉन्ग लग रही हो, तो ये रॉन्ग नहीं है। बेसिकली SES लिखा हुआ है, CRISES। तो ये जो ES है, ये प्लूरल होता है। अगर हम इसको IS कर दें तो ये सिंगुलर बन जाएगा, CRISIS। ठीक है, क्राइसिस इन पाकिस्तान, राइट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा क्राइसिस की बात हो रही है। तो हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप उन क्राइसिस की तरफ। आज हमारा जो मकसद है वो किसी भी क्राइसिस को डिटेल में डिस्कस करना नहीं है। सिर्फ एक छोटे से लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेजर इश्यूज हैं जो कि पाकिस्तान में पाए जाते हैं और उनको हमें एड्रेस करना है, उनके बारे में एज अ नेशन हमें काम करना है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पेपर के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में भी उनसे कोई ना कोई टच हमेशा होता है। तो बस एक ओवरव्यू देना है आपको, आइडिया देना है। बाकी बातें इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिसके बारे में डिटेल में हम आगे चल के डिफरेंट बातें करेंगे। सबसे पहले जी, एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस, हमारे कंट्री में एनर्जी के बहुत सारे सोर्स हैं, जिनमें कुछ ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि रिन्यूएबल हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल हैं। ठीक है, इसमें फॉसल फ्यूल्स भी आ जाते हैं। ये डिटेल में सारी बातें आगे आगे हम करेंगे कि हम एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं। अब वो एनर्जी बेसिकली हमें कहाँ से हासिल होती है? वो या हमें इलेक्ट्रिसिटी से हासिल होती है, या हमें गैस से हासिल होती है, या हाइड्रो पावर के थ्रू हासिल होती है। मतलब ये है कि बिजली और गैस, आप ये समझ लें कि ये दो ऐसे सोर्सेज हैं जो कि एनर्जी कहलाते हैं। और पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा है। आप ये देखते हैं कि कभी गैस की लोड शेडिंग हो रही होती है, कभी बिजली की लोड शेडिंग हो रही होती है। तो इसमें मतलब जो हमारे सोर्सेज होते हैं उसमें रिन्यूएबल कुछ हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल हैं। मतलब अब अगर हम हाइड्रो पावर से एनर्जी बनाते हैं तो रिन्यूएबल है, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं फॉसल फ्यूल्स वगैरह की तरफ, तो वो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। तो इस तरह से पेट्रोल भी हमारे एनर्जी के सोर्सेज में आता है। तो पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, ये सब चीजें हमारे एनर्जी सोर्सेज में आती हैं। अच्छा, और एनर्जी सोर्सेज हमारे इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, हमारे हाउस होल्ड में भी यूज होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में अगर हम आते हैं तो ये इंडस्ट्री की बेसिक प्रोसेसेस जो हैं उसको भी चलाते हैं, और इंडस्ट्री के से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों को भी चलाते हैं। हाउस होल्ड में अगर हम आते हैं तो ये हमारे घर में, हमारे किचन में भी यूज होते हैं, और हमारी गाड़ियों में भी यूज होते हैं। तो इस तरह से मतलब एनर्जी सोर्सेज के बगैर शायद कोई भी नेशन आगे नहीं बढ़ सकती। इसी तरह से हमारी सिचुएशन है। और लेकिन पाकिस्तान में एनर्जी का क्राइसिस काफी ज्यादा है। कभी हमें ये कम नजर आता है, कभी ज्यादा नजर आता है, लेकिन नजर तो आता है कि ये है। और उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेजर्स जो हैं वो लिए भी गए हैं गवर्नमेंट लेवल पे। लेकिन वो ये है कि प्रायोरिटीज हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी होती हैं, और फिर उन प्रायोरिटीज की बेस पे समटाइम्स एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए फोकस ज्यादा होता है, कभी कम होता है। और वो कैसे हो फ्यूचर में क्या होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। और एनर्जी क्राइसिस का एक कंप्लीट टॉपिक हम आगे चल के पढ़ेंगे।
इसके बाद है वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस का मतलब ये है कि हमारे पास वाटर के इश्यूज हैं। पाकिस्तान में वाटर के इश्यूज हैं। देखिए, वाटर के इश्यूज तीन तरह के हैं। नंबर वन, कि पानी का ना होना, पानी का कम होना या ना होना, एक तो ये इशू है। अच्छा, अब वो जो पानी का ना होना है उसमें बहुत ज्यादा किरदार हमारे नेचर का है। नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं पानी के, अगर उनमें ही पानी कम हो, अब जैसा कि आम तौर पर क्या होता है कि सर्दियों में हमारे जो नॉर्थ में पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पे बर्फ जमती है सर्दियों में। और फिर जैसे जैसे धूप आना शुरू होती है, गर्मियां आना शुरू होती हैं, तो वो जो बर्फ है वो मेल्ट होना शुरू होती है। वो मेल्ट होके छोटे छोटे नदी नालों से होते हुए दरियाओं में गिरते हैं, और दरिया फिर पहाड़ों से मैदानों की तरफ आते हैं, और उन दरियाओं के थ्रू फिर हमारे नहरों को पानी मिलता है, और नहरों से फिर आगे हमारी जो स्ट्रीम्स होती हैं, जिसको राजबा कहते हैं, उनके थ्रू होते होते हमारे खेतों तक पहुंचता है। और फिर कुछ पानी हमारा इंडस के थ्रू जो है वो जाके बहेरा अरब में, यानी कि अरेबियन सी में भी गिरता है। तो एक तो ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जिस साल बारिशें कम हों, या जिस साल बर्फ कम जमे पहाड़ों पे, उस साल हमारे पास पानी होता ही कम है। तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हमारे पास वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए डैम्स कम है। मंगला और तरबेला बड़े डैम्स हैं, लेकिन वहां पे भी अब कैपेसिटी कम हो रही है। कालाबाग डैम जो है वो एक नेचुरल प्लेस है, वो बनाया नहीं जा रहा। और छोटे छोटे डैम्स बहरहाल कुछ गवर्नमेंट्स ने बनाए हैं। दयामीर बादशाह डैम पे काम जारी है, और वो काफी हद तक हो गया है कंप्लीट, बट वो काम चल रहा है, वो अभी यूज में नहीं आया। इसी तरह से मोहम्मद डैम है, या कोई और भी बहुत सारे डैम्स हैं, छोटे छोटे भी हैं, लेकिन दया मीर एक बड़ा बड़ा डैम है। अच्छा, अब वाटर क्राइसिस इसलिए भी कि हमारे पास वाटर रेजर्वायर्स कम है, प्रिजर्व करने के लिए वाटर रेजर्वायर्स कम है। दो बातें होगी। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में फ्रेश वाटर जो है, जो साफ पीने का पानी है, उसकी किल्लत है। वैसे पानी कई दफा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पीने का पानी नहीं। ठीक है, ये स्पेशली सिंध के और बलूचिस्तान के एरियाज में ज्यादा ये पानी, ये वाला इशू पाया जाता है, जहाँ के सिचुएशन इस तरह से है कि जमीन से पानी निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत नीचे है। और बोरिंग के थ्रू पानी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि पथरीली जमीन है, उसमें बोरिंग भी नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन जाहिर है कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे बड़े प्रोजेक्ट लगा के बोरिंग की जाए तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। थर में कुछ एनजीओज ने, थर में भी और बलूचिस्तान के डिफरेंट एरियाज में भी कुछ एनजीओज ने अपने तौर पर काम किया है कि जमीन से फ्रेश वाटर निकाल के किसी एक गांव में एक वो लगा दिया, समझ लें कि एक ट्यूबवेल टाइप का वो लगा दिया, तो वो जो पानी निकालता है और लोग पीने के लिए पानी वहां से लेके जाते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ काम थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन कोई बहुत वेल प्लान्ड एफर्ट इस हवाले से नहीं हुई। तो इसका मतलब ये तीन प्रॉब्लम्स पानी के मौजूद हैं। एक तो पानी का ना होना या कम होना, और दूसरा पानी को प्रिजर्व ना किया जा सकना, और तीसरा है कि फ्रेश वाटर पीने वाला पानी जो है वो अवेलेबल जिन जगहों पे नहीं है वहां पे इश्यूज। और वो वैसे भी जिन जगहों पे है भी, पाकिस्तान पंजाब के बहुत सारे एरियाज में पानी बोरिंग के थ्रू अवेलेबल होता है,
लेकिन ये है कि वो उसका लेवल बहुत डाउन जा रहा है। ये एक प्रॉब्लम है, तो इस हवाले से भी इश्यूज़ हैं। इसके बाद आगे फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस के भी 2 डायमेंशंस हैं। नंबर 1 तो ये है कि फूड मतलब हमारे यहाँ एक तो फूड का कम होना है और दूसरी साइड पे फूड उसकी प्लानिंग में कमी है, ठीक है? मतलब एक तो ये है कि हमारे यहाँ ज़मीनें वैसे भी आबादी बढ़ रही है, तो ज़रई ज़मीनों पे कॉलोनीज़ और आबादियाँ बन रही हैं, शहर फैल रहे हैं, बंजर ज़मीनें वैसे की वैसे पड़ी हैं, उनके ऊपर फसलें उगाई नहीं जाती या उगाई जा सकती नहीं हैं। तो ये एक इश्यू है कि हमारे पास ओवरऑल जब खेत ही कम हो रहे हैं, तो क्रॉप्स भी कम होंगी और क्रॉप्स कम होंगी, तो फूड कम होगी। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे फूड को प्रॉपर उसको प्रोवाइड करने में और उसकी ग्रोइंग में कोई खास प्लानिंग नजर नहीं आती। फार्मर्स को गाइड नहीं किया जाता प्रॉपर वे में कि कौन सी फूड उगानी चाहिए, कौन सी नहीं उगानी चाहिए, कोई प्लानिंग इस हवाले से हमें नजर नहीं आती। इसीलिए ये होता है कि कभी खाने की कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है कि वो मार्केट में संभाली नहीं जाती, ठीक है? और कभी इतनी कम होती है कि वो बहुत महंगी हो जाती है। ये एक छोटी सी मिसाल आपको, बल्कि 2 मिसालें मैं दे देता हूँ, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। एक टमाटर और एक आलू, ठीक है? शायद आपने भी देखा होगा पिछले कुछ सालों में कि कभी टमाटर बहुत महंगा हो जाता है कि वो 300-400 रुपए किलो हो गया। लेकिन कभी टमाटर इतना सस्ता हो जाता है कि वो 20-30 रुपए किलो भी आम मिल रहा होता है और आम पड़ा होता है। ऐसे ही आलूओं का भी है। तो ये मिसमैनेजमेंट है, ये लैक ऑफ प्लानिंग है। अगर गवर्नमेंट सही तौर पर गाइड करे कि इस इलाके के किसानों को ये उगाना चाहिए, दूसरों को ये उगाना चाहिए, किसी दूसरे इलाके के किसानों को ये उगाना चाहिए, तो प्रॉपर फ्रूट की और वेजिटेबल्स की और गंदम की हर चीज की एक प्रॉपर क्रॉप्स की प्लानिंग हो जाए, तो बड़े अच्छे तरीके से हम अपने फूड क्राइसिस को मैनेज कर सकते हैं। फूड क्राइसिस हमारा इस हद तक है कि एक तबका है कि जिसे खालिस सही हेल्दी फूड अवेलेबल नहीं है, और वो अगर देखा जाए तो वो 50% के करीब वो तबका है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में। वो शहरों में भी आबाद है, वो गांव देहातों में भी आबाद है, वो सहराओं में भी आबाद है। इसलिए फूड क्राइसिस पाकिस्तान में है। अच्छा, उससे आगे चलते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस भी पाकिस्तान में डिफरेंट डायमेंशंस के साथ है। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में ये है कि हम अपनी इकोनॉमी को उस तरीके से स्टेबल नहीं कर पा रहे कि हम अपने ही रिसोर्सेज में जिंदगी गुजारना सीखें। तो इसलिए फिर हमारी गवर्नमेंट को कर्जे लेना पड़ता है। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस ये है, कर्जे लेना पड़ते हैं और वो कर्जे लेके फिर हम अपनी मईशत को चलाते हैं और पुराने कर्जे उतारने के लिए नए कर्जे लेने पड़ते हैं। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस ये है। दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस ये है कि गुड्स और सर्विसेज, दो बड़ी मार्केट्स होती हैं जो बेची जाती हैं, उसमें प्लानिंग नजर नहीं आती कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लानिंग नजर खास नहीं आती कि गवर्नमेंट गाइड करे कि लोगों को किस तरह के बिजनेसेस करने चाहिए जो कि फ्लरिश करेंगे, लोगों को किस तरह की एजुकेशन लेनी चाहिए कि जो जो जिस तरह के लोग आगे हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हो काम करने के लिए। इसीलिए आप देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं कि जिनके आम लोग मिल जाते हैं और कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं कि जिनके लोग मिलते ही नहीं है, ठीक है? मतलब और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है फिर। तो इस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में है और हम इसके बारे में आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। आगे है जी सिक्योरिटी क्राइसिस।
हमारा सिक्योरिटी क्राइसिस है, सिक्योरिटी हमारी प्रॉब्लम में अक्सर होती ही है। हमें एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हैं और हमें इंटरनल थ्रेट्स भी हैं। पाकिस्तान जब से बना है, इंडिया हमारे सर पे बैठा है जो ये समझता है कि पाकिस्तान को बनाया जाना उसकी धरती माता के टुकड़े किए जाने के बराबर है। तो चूंकि उसकी धरती माता के टुकड़े किए गए हैं, तो इसलिए पाकिस्तान या तो वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान उसमें वापस शामिल हो जाए और करते रहे हैं, ठीक है, या फिर पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि कम से कम उनका जो एक बदले वाली आग है वो ठंडी हो जाए। तो इस तरह से फिर सिक्योरिटी क्राइसिस हमें शुरू से ही है, ठीक है। और उन एक्सटर्नल थ्रेट्स में फिर इंडिया तो है ही है, लेकिन इंडिया के साथ फिर अफगानिस्तान की तरफ से, कभी कभार ईरान की तरफ से, और फिर अमेरिका की तरफ से भी मल्टी डायमेंशनल किस्म के हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स का सामना रहता है। और इंटरनल लेवल पे अगर हम देखें, तो इंटरनल लेवल पे भी हमें सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं, बिकॉज हम एक डिवाइडेड सी कौम हैं। कभी हम रीजन्स की बेस पे डिवाइड होते हैं कि हम सिंधी, बलोची, सराइकी, पंजाबी और पश्तून के नाम पे अपने आप को ज्यादा प्रोमिनेंट करते हैं। कभी हम रिलीजन की बेस पे ज्यादा वो अपने आप को प्रोमिनेंट फील करवाते हैं कि जी हम मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं। और मुस्लिम में भी फिर शिया सुन्नी का और अहले हदीस का और इस तरह से प्रॉब्लम चलते रहे हैं, और वो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम पॉलिटिकल प्रॉब्लम बनते रहे हैं। तो इस तरह करके हमें इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के सीरियस इश्यूज हैं, और ये हमारा सिक्योरिटी क्राइसिस। आगे चलते हैं तो पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस हमारा ये है कि हमारे जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, हम उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पा रहे, ठीक है। हमारा कोई स्टेट स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, और स्टेट स्ट्रक्चर कुछ डिफेक्टो और कुछ डिजोरे। मतलब ये है कि कुछ तो कानूनी तौर पर और कॉन्स्टिट्यूशनली उसमें इश्यूज हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो जो सही बैकग्राउंड में रह के जो सही तौर पर गवर्नमेंट चला रहे होते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग स्पेशली, वो प्रायोरिटीज प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते। तो दूसरे लफ्जों में आप ये समझ लें कि हम अभी तक एज अ नेशन ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किस तरह का चाहिए। हम डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी हमारे यहाँ आती रही और मिलिट्री गवर्नमेंट्स भी आती रहीं। अब मिलिट्री गवर्नमेंट्स भी आती रहीं, तो उस उन मिलिट्री गवर्नमेंट्स में कभी अयूब खान ने कोई डेमोक्रेसी और मिलिट्री का एक एमलगम सा बनाना चाहा, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए हम। फिर मिलिट्री आई जिया दौर में, तो वो कोई इस्लामिक डेमोक्रेसी का एक वो नारा लगा के और मुजाहिदीन तैयार करके अफगानिस्तान भेजने थे, तो वो एक नया ही रंग बन गया इस्लामिक डेमोक्रेसी का। और इस्लामिक जो है ना वो टच इसमें आ गया, वो भी पॉलिटिकल एक नारा था, लेकिन बहरहाल वो भी मिलिट्री गवर्नमेंट ही थी, डिक्टेटरशिप थी। फिर दूसरी बात, उसके बाद मुशर्रफ आया, तो मुशर्रफ ने अपने तरीके से मिलिट्री गवर्नमेंट की। उसमें भी अब अफगानिस्तान का इशू बड़ा प्रोमिनेंट था जब अमेरिका ने वहां से निकलना था। अब बल्कि पहले तो अटैक किया अमेरिका ने, और उसके बाद निकलने वाली बात आई अफगानिस्तान पे। अच्छा, फिर दूसरी तरफ अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स देखें, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में भी शुरू शुरू में बहुत ज्यादा हमें इश्यूज रहे। कि आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें 1947 से 1956 तक, तो उसमें तीन तीन छः छः महीने के भी प्राइम मिनिस्टर आए और प्राइम मिनिस्टर जाते रहे, ठीक है। कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन सकी। फिर उसके बाद भुट्टो आया, तो उसने सोशलिज्म की तरफ अपना रुझान शुरू शो किया। फिर उसके बाद नवाज शरीफ और बेनजीर, और फिर उसके बाद जरदारी और इस तरह के, और फिर पीटीआई, इमरान खान। मतलब ये है
कि पॉलिटिकल क्राइसिस हमारा ये है असल में कि हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमने डिक्टेटरशिप के थ्रू इस कंट्री को चलाना है या हमने डेमोक्रेसी के थ्रू चलाना है। अच्छा, डेमोक्रेसी भी अगर आती है तो वो डेमोक्रेसी बहुत ही कह लें लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी होती है और डेमोक्रेसी के नाम पे धब्बा होता है क्योंकि उसमें भी डिक्टेटरशिप ही चल रही होती है। और डेमोक्रेसी के अंदर भी इवन हमारे यहाँ ये डिस्कशन रही है कि हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री होना चाहिए या प्रेसिडेंशियल होना चाहिए। वैसे तो पार्लियामेंट्री चल रहा है शुरू से, लेकिन ये बहस बहुत दफा शुरू हो जाती है और रिसेंटली भी बहुत दफा ये बहस चलती रही है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारा क्या होना चाहिए। तो बहरहाल ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस है जो कि एक अपनी शेप ले रहा है और कहीं ना कहीं जाके ये रिजॉल्व होगा, लेकिन नेशन को इसमें अपना एक किरदार अदा करना पड़ेगा, तब जाके ये एक रिजॉल्व होगा। फिर नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ये भी हमारे इश्यूज हैं। पाकिस्तान उस एरिया में मौजूद है कि जहाँ पे अर्थक्वेक्स काफी ज्यादा आते हैं। तो दुनिया के उन कंट्रीज में कि जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, पाकिस्तान उनमें मौजूद है, इसलिए अर्थक्वेक्स भी हमारे यहाँ आए हैं। 2005 का बहुत बड़ा अर्थक्वेक था जिसने तबाही मचाई और नॉर्दर्न एरियाज में स्पेशली बहुत ज्यादा तबाही हुई। तो उनको कैसे डील करना है। फिर फ्लड्स हमारे यहाँ काफी आ जाते हैं और वो फ्लड्स जो हैं, एक तो वाकई किसी साल बहुत ज्यादा बारिशें हो जाएं तो फ्लड्स आ जाते हैं। बहुत ज्यादा बर्फ जमी हो पहाड़ों पे और वो पिघल के दरियाओं में आ जाए तो हमारे यहाँ फिर मिसमैनेजमेंट है कि हमारे पास उसको स्टोर करने के लिए जगह नहीं है तो भी फ्लड्स आ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ से इंडिया अगर दरिया सतलुज या रावी में पानी छोड़ दे, जो कि नॉर्मली वो नहीं छोड़ता, लेकिन कभी उनके पास ज्यादा हो वो छोड़ दे तो सैलाब आ जाता है, फ्लड आ जाता है। मतलब ये है कि नेचुरल डिजास्टर्स हमारे यहाँ अर्थक्वेक्स और फ्लड्स की शक्ल में हिस्ट्री में काफी दफा आते रहे हैं। और ये इसको एक तो हमारे यहाँ एक तो नेचुरल वजह है और दूसरी वजह हमारी लैक ऑफ प्लानिंग है। और उसके अलावा छोटे मोटे इश्यूज भी, कोई बीमारियां यकदम आ जाती हैं, कोई ऐसी जो कि फैल जाती हैं, वो भी इश्यूज हैं। लेकिन बड़े दो ही बातें हैं, फ्लड्स और अर्थक्वेक्स। पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, यस, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हमारे यहाँ काफी ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ की प्रॉपर फैसिलिटीज लोगों को नहीं मिलती। ठीक है, अब वो हेल्थ की प्रॉपर फैसिलिटीज का ना मिलना दो तरह से है। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से गाइड नहीं किया जाता, हमारे बेसिक जो सिलेबस है, जो स्कूल लेवल पे सिलेबस पढ़ाया जाता है, उस पे इस चीज़ पे फोकस ही नहीं है कि लोगों को, बच्चों को शुरू से बचपन से ही सिखाया जाए कि हमें कैसे लाइफ गुजारनी है जिससे कि हेल्थ के इश्यूज ओवरऑल कम होंगे। एक तो ये, इसमें भी गवर्नमेंट ही की लैक ऑफ प्लानिंग है कि सिलेबस अच्छा नहीं है। बच्चों को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉपर गाइडलाइन बचपन में ही ऐसी मिल जानी चाहिए कि उनको पता चल जाना चाहिए कि हमें किस तरह से लाइफ गुजारनी है। दूसरा कि फिर हेल्थ आगे चल के ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस के हमारे प्रोग्राम्स नहीं है। एक तो स्कूल लेवल पे बच्चों के लिए ना, ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि चलो कोई बीमारी आ ही गई है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए हमारे यहाँ ये कोई कोई प्रॉपर वेज अवेलेबल नहीं है कि हम ये मतलब सही तौर पर उसको टैकल कर सकें। यस, गवर्नमेंट के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, डिफरेंट कंट्री सिटीज में हैं। बड़े सिटीज में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, छोटे सिटीज में छोटे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो कम है और आबादी बहुत ज्यादा है। तो हॉस्पिटल्स की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। फिर जहाँ हॉस्पिटल है वहां पे प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, अवेलेबल नहीं है, सही पे सही इक्विपमेंट नहीं है। और अक्सर देखा गया है कि गांव के जो छोटे जो एरियाज हैं
जो गांव साइड पे या कोई टाउन या तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इवन कोई बहुत वेल मैनेज्ड हॉस्पिटल नहीं है। तो इसलिए जो पाकिस्तान के 4-5 बड़े-बड़े सिटीज हैं, कराची है, लाहौर है, हैदराबाद है या मुल्तान है या पेशावर है या इस्लामाबाद है या कोयटा भी, मतलब इनके ऊपर फिर गांव की साइड से आने वाले मरीजों का इनके ऊपर रश बहुत ज्यादा हो जाता है, क्राउड हो जाता है और वो मिसमैनेजमेंट हो जाती है। तो और फिर इससे फिर लोगों को ट्रैवलिंग के इश्यूज आते हैं, ट्रैवल करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मतलब ये है कि बेसिक लेवल पे लोग जहाँ पे मौजूद हैं, वहां पे जो हेल्थ की फैसिलिटीज होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। तो ये क्राइसिस है। फिर उसके बाद एजुकेशन के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एजुकेशन के चैलेंजेस में भी हमारे हमें एज अ नेशन गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत कम प्लानिंग नजर आती है, बजट प्रॉपर नहीं दिया जाता, टीचर ट्रेनिंग नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उस तरह से हर फील्ड में हर स्ट्रीम में नहीं बनाए जा रहे जिस तरह से बनने चाहिए, और लोगों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। और हाल ये है कि लोगों को पैसे दे के भी जो एजुकेशन मिल रही है वो भी सब स्टैंडर्ड एजुकेशन। प्राइवेट इदारे जो एजुकेशन दे भी रहे हैं वो भी लार्जली सब स्टैंडर्ड एजुकेशन है। वो इंटरनेशनल लेवल पे compete करने वाली एजुकेशन है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम है, एग्जामिनेशन के इश्यूज हैं। बहरहाल इन सब चीजों पे आगे चल के हम डिटेल में बात करेंगे। आगे जी, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। हमारे यहाँ इकोनॉमिक लेवल पे मैंने आपको क्राइसिस तो बताया, लेकिन पॉवर्टी और इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आगे चल के इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गुर्बत है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जिसकी वजह से कुछ लोग आपको अमीर हैं तो बहुत अमीर नजर आएंगे, कुछ गरीब हैं तो बहुत गरीब नजर आएंगे। और जिसकी वजह से नेशन की एक सोच ही नहीं बन पाती। और ये एक क्राइसिस है, और यही क्राइसिस, पॉवर्टी वाला क्राइसिस, फिर कई और तरफ को लेके जाता है चीजों को, कि कभी लोग फिर गुर्बत के हाथों खुदकुशियां करते हैं और कभी फिर किसी एंटी स्टेट लोगों का आलाकार बन जाते हैं और मसाइल आते हैं। इसी तरह से एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में बारिशों की तरतीब खराब हो रही है, मौसम के सारे पैटर्न्स खराब हो रहे हैं। उसकी वजह हमारी इंटरनल पॉलिसीज तो जरूर हैं, लेकिन एक्सटर्नल लेवल पे, ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे जो माहौलियाती जो तब्दीलियां हैं, जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, उनसे डिस्टर्ब होने वाले पहले 10 कंट्रीज में पाकिस्तान शामिल है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एक एडिशनल बात आपको मैं ये बता दूं कि वो कंट्रीज, दुनिया के वो पहले 10 इंडस्ट्रियल कंट्रीज कि जिनकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस पैदा हो रही हैं और पूरी दुनिया का माहौल खराब डिस्टर्ब हो रहा है, उनमें से कोई भी शामिल नहीं है उस लिस्ट में। जो पहले 10 कंट्रीज की वो लिस्ट है जो माहौलियाती तब्दीलियों से अफेक्टेड कंट्रीज। मतलब इसका मतलब माहौल खराब करने वाले कंट्रीज और हैं और उनका नतीजा भुगतने वाले कंट्रीज और हैं। और पाकिस्तान उन नतीजा भुगतने वाले कंट्रीज में शामिल है। यस, इसमें हमारी इंटरनल मिसमैनेजमेंट भी शामिल है, लेकिन बहुत सारे और इश्यूज भी हैं। तो बहरहाल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारे बहुत सारे कंसर्न्स हैं, और इससे रिलेटेड प्रॉपर हम आगे चल के डिटेल में बातें करेंगे। अच्छा, आगे जी, करप्शन एंड गवर्नेंस। करप्शन एंड गवर्नेंस एक हमारा बहुत बड़ा इशू। ये पॉलिटिकल जो क्राइसिस है उसके साथ भी इसको टच किया जा सकता है कि हमारे गवर्नमेंट लेवल पे करप्शन बहुत ज्यादा है। और यहाँ तक कि अब तो प्राइवेट इदारों में भी ये करप्शन आना शुरू हो गई है। करप्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी आपको जायज काम करवाने के लिए भी आपको पैसे देने पड़े, और सिस्टम जिस तरीके से एक आइडियल वे में चलना चाहिए उस तरीके से ना चले, बल्कि उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हों।
और ये ज़ाहिर है प्रॉब्लम इसलिए आते हैं कि गवर्नमेंट का वो कंट्रोल नहीं है चीज़ों के ऊपर, लोगों की सुपरविज़न करने में, जिसकी वजह से फिर आपको ये करप्शन हर डिपार्टमेंट में नज़र आएगी, बल्कि हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी में नज़र आएगी, ठीक है? मतलब आपको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाला जो है वो भी करप्ट मिलेगा, और फिर जो पेट्रोल डलवा के गाड़ी में पेट्रोल डलवा के डॉक्टर, अगर डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में जा रहा है तो वहां हॉस्पिटल में जाके वो खुद करप्शन का शिकार पेट्रोल पंप पे था, लेकिन आगे अपने हॉस्पिटल में जाएगा तो वो खुद करप्शन करेगा और लोग उसका शिकार होंगे, और जो उसका आगे शिकार होंगे उसकी करप्शन का, उनमें बहुत सारे और डिपार्टमेंट के लोग होंगे। तो ये एक ऐसा नेटवर्क बना हुआ है कि करप्शन 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 हर तरफ आपको नजर आएगी। करप्शन का मतलब क्या है कि कोई भी बंदा अपना काम सही तौर पर करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, और आपको उसे उसके काम, उसका जो ड्यूटी है वो करने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे तो वो आपका काम करेगा, ठीक है? और उसकी एक मिसाल ये है कि गवर्नमेंट ऑफिस हॉस्पिटल्स में सही इलाज नहीं होता, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्यादा केयर से इलाज होता है, ठीक है? गवर्नमेंट के तालीमी इदारों में सही तौर पर पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट में रिलेटिवली बेहतर है सिचुएशन पढ़ाई की, ठीक है? इसी तरह से गवर्नमेंट के ऑफिसेज में आपको ये मतलब कोई भी काम पैसे दिए बगैर, ब्राइबरी के बगैर, रिश्वत के बगैर होता हुआ नजर नहीं आएगा, या बहुत कम जगहों पे कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ठीक है? लोग रुल रहे होते हैं, लोगों के ज़मीन के मामलात हैं, लोगों के अपने तालीम के मामलात हैं, और लोगों के हेल्थ के इश्यूज़ हैं, लोगों के रोज़गार के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे। हर जगह पे लोगों ने कारोबार करना है, तो गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ से जो है वो करप्शन के थ्रू ही सारा काम होता है। तो इस तरह करके आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, बेशक वो वापडा है, वो पुलिस है, वो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर जगह पे आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि गवर्नमेंट करप्शन, एक तो गवर्नमेंट के जो आगे जो गवर्नमेंट मुलाज़मीन हैं वो करप्शन में मुलव्वस हैं, और दूसरा फिर उसके ऊपर कोई प्रॉपर चेक नहीं है। तो ये बहरहाल इसके बारे में डिटेल में हम आगे चल के बात करेंगे। और उसके बाद ये रेफ्यूजी एंड माइग्रेशन क्राइसिस, ये भी हमारे यहाँ चलता रहता है, स्पेशली जब पाकिस्तान बना, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान में आए, और उनको सेटल करना और वो सारा, वो एक क्राइसिस था, ठीक है? फिर आहिस्ता-आहिस्ता कौम उससे निकली है। तो फिर ये आ गया, अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम आ गया 1979 में, तो अफ़गान मुहाजिरीन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आए, जिससे कि उनको उनको सेटल करना और उनको प्रॉपर केयर करना, और उनको एक मेहमान के तरह से रखना, और फिर उनको वापस भेजना, और ये सारा मामला, इसमें सारी डिस्टर्बेंस हुई, और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई और बहुत सारे इश्यूज आए। तो बहरहाल अब इसको कुछ ना कुछ रिजॉल्व किया जा रहा है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा तो इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। तो इस तरह करके पाकिस्तान में ये जो क्राइसिस हैं छोटे और बड़े, ये हमने डिस्कस किया कि इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। तो बहरहाल इनमें से काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो आगे चल के हम करते रहेंगे, और हम अपने इस सारे चीज़ों को डिटेल में जाके देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।